हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वैदिक एजुकेशन सिस्टम की और हायर एजुकेशन क्या है उस पर। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन पर। प्राचीन भारत में दो तरीके की व्यवस्थाएं थीं। पहली वैदिक एजुकेशन सिस्टम था और दूसरा जो सिस्टम था वो था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। दो तरीके के जो ये सिस्टम थे उसमें से आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन पर। वैदिक एजुकेशन पर हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम पर, तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म इन्वॉल्व्स अ मोर लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। लर्निंग के प्रति यानी कि जो एजुकेशन था, एजुकेशन के प्रति जो बुद्धिज्म है वो थोड़ा ज़्यादा उदार हो जाता है वैदिक एजुकेशन के कंपैरिजन में। ठीक है। अगर हम बात करें वैदिक टाइम की तो वैदिक पीरियड की एजुकेशन में हम देखते हैं कि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं थे। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को लिमिटेड अधिकार थे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। साथ ही साथ वैदिक जो सिस्टम था, वैदिक सिस्टम में कर्मकांडों की अधिकता ज़्यादा थी। कर्मकांडों की अधिकता के कारण जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने एक नया धर्म ही चला दिया जिसे कहा गया बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म जब चालू हुआ तो उसमें शिक्षाएं भी आईं। तो उसी के दौरान बुद्धिस्ट शिक्षा का प्रसार होता है। बुद्धिस्ट शिक्षा जो थी वो बहुत ज़्यादा लचीली थी, यानी ये सभी के लिए थी। कोई भी व्यक्ति जो चाहे शिक्षा लेना वो बुद्धिस्ट शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता था। इसमें किसी भी वर्ण का कोई रोल नहीं था। जात पात को बुद्धिज्म बिल्कुल नहीं मानता है। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द डिवोटी एट लार्ज। जो उनके भक्त थे, भक्तगणों में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, इसकी जरूरत किसने महसूस की? बुद्ध ने महसूस की। देयर वॉज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, सम मोनेस्ट्रीज एंड विहारास वर एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। अब हो क्या रहा था कि धर्म का प्रचार अगर आपको करना है तो पहले लोगों में शिक्षा का प्रसार करना होगा। तो बौद्ध धर्म ने उसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने जो भी वर्ग अशिक्षित थे उन्होंने उसे शिक्षित करना प्रारंभ किया और साथ ही साथ अपने धर्म के बारे में भी बताना शुरू किया। ठीक है। अगर हम देखें महात्मा बुद्ध को तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो हमें पाली भाषा में प्राप्त होते हैं। पाली भाषा कैसी भाषा थी? पाली भाषा आम जन की भाषा थी, लेकिन जो संस्कृत थी वो एक उच्च कुल की भाषा थी। ठीक है। जब बुद्ध ने पाली भाषा में ज्ञान देना प्रारंभ किया तो लोग उनसे जुड़ना प्रारंभ हो गए। ठीक है। और हमने देखा कि बुद्ध का प्रभाव इतना जल्दी से पूरे देश में फैला कि लोग जल्दी से बुद्ध से कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो एजुकेशन किस मीडियम में दी जा रही है इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि एजुकेशन को मातृभाषा में दिया जाए। मातृभाषा में एजुकेशन देने से क्या होता है कि लोग उससे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। और जब आप जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे तो क्या होगा, एजुकेशन को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। अगर आप क्या करते हैं, किसी दूसरी भाषा में एजुकेशन देते हैं तो बच्चे को समझना पड़ेगा पहले उस लैंग्वेज को, फिर जब वो उस लैंग्वेज को समझ लेगा उसके बाद वो चीज़ों को आगे समझ पाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि मातृभाषा में अगर हम एजुकेशन देंगे तो उसे इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और एजुकेशन में वो जल्दी से इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अ ग्रेजुएट वॉज कॉल्ड स्नातक एंड अ ग्रेजुएशन सेरेमनी वॉज कॉल्ड समावर्तन। तो ग्रेजुएशन, भाई एजुकेशन होगी तो ग्रेजुएट्स भी होंगे, तो जो ग्रेजुएट्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? स्नातक कहा जाता था। और जो जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था तो कंप्लीट होने पर एक सेरेमनी कराई जाती थी जिसे कहा जाता था समावर्तन। ठीक है। मैनी ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज बिकेम फुल फ्लेज्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो थी वो किस में बदल गई? फुल फ्लेज्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन में बदल गई। यानी कि अब वहां पर काम कौन सा होने लगा? एजुकेशन देने का ही काम होने लगा। वेयर भिक्षु, भिक्षुनीज, कॉमन पीपल एंड फॉरेनर्स वर गिवन चांस ऑफ एक्वायर नॉलेज। जहां पर किसको? सभी को शिक्षा के अधिकार दिए गए। भिक्षु को, भिक्षुणियों को, साथ ही साथ कॉमन लोगों को, जो बाहर से विदेशी यात्री आते थे उनको भी शिक्षा वहां पर दी जाने लगी। Consequently, Nalanda and Takshila developed into universities of international importance. They were managed on the basis of democratic principles. देखते ही देखते हम देखते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जैसी दो महान यूनिवर्सिटियां डेवलप हो गई और उन्होंने एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी गेन कर लिया। ठीक है। इसके अलावा ये जो
दोनों यूनिवर्सिटीज़ थी ये किस तरीके लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाती थी। नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, यानी कि यहाँ पर बुद्धिज़्म का ज्ञान दिया जाता था, जबकि जो तक्षशिला थी ये एक ब्राह्मणिकल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर ब्राह्मण यानी कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम से ये जुड़ी हुई थी। ठीक है। अ चाइल्ड वुड स्टार्ट हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 आफ्टर प्रबज्जा। वहाँ पर हमने देखा था 5 साल में विद्यारंभ हो जाती थी, किसमें? वैदिक काल में। उसके बाद जब बच्चा एजुकेशन लेने के लिए गुरु के घर जाता था तो उपनयन संस्कार किया जाता था। लेकिन यहाँ पर 8 साल के बाद ही क्या कराया जाता था? प्रबज्जा संस्कार कराया जाता था। ठीक है, और ये सभी के लिए था, यानी यहाँ पर कास्ट का कोई इशू नहीं था, सभी के लिए यही कराया जाता था। क्या? प्रबज्जा। प्रबज्या इसे कहा जाता था या प्रबज्जा इसे कहा जाता था। ठीक है, इसको करने के बाद आफ्टर द इनिशिएशन सेरेमनी, प्रबज्जा का अर्थ होता है कि अब आप प्रारंभ कर सकते हैं। हिज एजुकेशन वुड स्टार्ट एज अ रिसेप्टर मॉन्क, अब वो एजुकेशन ले सकता है किस तरीके से? मॉन्क बन करके। प्रबज्जा संस्कार होने के बाद जो भी बच्चा होता था वो क्या बन जाता था? भिक्षु बन करके शिक्षा ग्रहण करता था। ही वॉज नाउ कॉल्ड रमन, और उसे क्या कहा जाता था? रमन कहा जाता था। और उसे क्या पहनना पड़ता था? येलो रॉब पहनना पड़ता था। येलो रॉब का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर का कपड़ा उन्हें पहनना पड़ता था, और वो एक सिंगल कपड़ा होता था जिसे वो लोग बांध के रखते थे। जैसे आपने दलाई लामा को देखा होगा, जिस तरीके से दलाई लामा पहनते हैं, बस उसी तरीके का कपड़ा इन्हें पहनना होता था, और इन्हें क्या कहा जाता था? रमन कहा जाता था। किसके बाद? प्रबज्जा सेरेमनी होने के बाद। ठीक है। Pali was the medium of instruction in the Buddhist system of education for vocational and religious education. बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी वो पाली भाषा में दी जाती थी। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन वोकेशनल हो या फिर रिलीजियस, चाहे वो धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जा रही हो, वो सारी चीज़ें किस में कराई जाती थी? पाली भाषा में कराई जाती थी। चूंकि पाली भाषा आम जन की भाषा थी, इसीलिए बुद्ध को ज़्यादा अटेंशन प्राप्त होता है। ठीक है। द मेन सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ स्टडी इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर 3 पिटिकास। ठीक है, जो 3 पिटक होते थे, जिसमें सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक। तो ये मेन चीज़ें होती थी कि ये 3 पिटक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद रिगार्डिंग द करिकुलर ऑफ स्कूल स्टूडेंट, द चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग सेज दैट चिल्ड्रन बिगिन बाय लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स एंड देन बिगिन द स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। वेन सांग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे और फिर बाद में वो यहाँ पर एजुकेटर भी हो गए थे, वो बताते हैं कि जो बच्चे हुआ करते थे पहले उनको अल्फ़ाबेट से सिखाए जाते थे। जब वो अल्फ़ाबेट सीख जाते थे उसके बाद उन्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें से थे कौन कौन से? ग्रामर, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिसिन, लॉजिक और फिलॉसफी। ये 5 सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाए जाते थे। ठीक है। अब बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज वॉज इम्पार्टेड ओरली एंड द डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग एज फॉलोज। वैदिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी? मुंह से बोल करके दी जाती थी, और अभी भी यानी कि बुद्धिस्ट काल में भी ये शिक्षा इसी तरीके से ओरली दी जाती थी। सबसे पहले आता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन इट मेनली डील्स विद रिटेंशन ऑफ फैक्ट। जो भी चीज़ बताई गई है उसे अपने दिमाग में स्टोर करना। ठीक है, मेमोराइज करना क्या कहलाता है? मेमोराइजेशन। यानी कि जो भी बात गुरुजी ने बताई है उस बात को एज इट इज दिमाग में रख लेना क्या कहलाता है? मेमोराइजेशन। अगला आता है क्रिटिकल एनालिसिस। वी कैन साइट एग्जाम्पल ऑफ रामानुज एंड श्री माधवाचार्य। इसमें क्या आ जाता है कि जैसे मान लो गुरु जी ने कोई बात हमें बताई, हमने उस पर सोचते 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 इतना ज़्यादा सोच लिया कि उससे कुछ नया निकल कर के आ गया। यही क्या कहलाता है? क्रिटिकल एनालिसिस कहलाता है। और इस क्रिटिकल एनालिसिस के 2 एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, पहले रामानुज और दूसरे मिलते हैं माधवाचार्य। ठीक है। अगला आता है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन में वही सारी चीज़ें आती हैं जो हमने वैदिक काल में पढ़ी थी, यानी कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है। ऑफ द ट्रुथ सो एज टू रियलाइज इट वॉज अनदर मेथड ऑफ स्टडी ब्रह्म विद्या। ठीक है, इसमें क्या होता था? ब्रह्म विद्या को पढ़ाया जाता था। सबसे बड़ी चीज़ जो थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की वो ये थी कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में बुद्धिज़्म का जो पार्ट था वो तो पढ़ाया ही जाता था, इसके अलावा जो पार्ट वैदिक एजुकेशन का था उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो इसमें क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन का भी एक मेथड था जिससे एजुकेशन दी जाती थी, यानी कि सबसे पहले सुनना, फिर उसको मनन करना और फिर उसको अप्लाई करके देखना, जिसे कहते हैं क्या? निधिध्यासन। ठीक है। अगला मेथड आता है स्टोरी टेलिंग का।
तो बुद्ध जो थे वो मेनली यूज करते थे इसी मेथड को अपने अपने शिष्यों को कोई बात जब उन्हें समझानी होती थी तो वो इसी स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग किया करते थे। यानी स्टोरी टेलिंग मेथड को जिसने सबसे ज्यादा प्रसारित किया वो कौन थे? बुद्ध। बुद्ध हर बात में स्टोरी बना करके चीजों को समझा दिया करते थे। ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड में यदि बालकों के या जो शिष्यों के मन में कोई भी डाउट आया तो वो क्वेश्चन पूछते थे, फिर जो गुरु होते थे वो उनके जवाब दिया करते थे। तो इस माध्यम से भी क्या होता था? नॉलेज दी जाती थी या इम्पार्ट की जाती थी। ठीक है। अगला आता है हैंड ऑन मेथड। हैंड ऑन मेथड का मतलब है चीज़ों को करके देखना। ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए जाते थे, यानी फॉर प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिसिन साइंस। जो मेडिसिन साइंस थी उसके लिए क्या कराया जाता था? हैंड ऑन वर्क कराया जाता, यानी काम को करके दिखाया जाता था कि इस तरीके से चीज़ों को करना है, और फिर शिष्यों को वो चीज़ करवाई जाती थी। ठीक है। अगला आता है सेमिनार। द स्टूडेंट ऑल्सो गेन नॉलेज थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस विच वर हेल्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। समय समय पर क्या आयोजित किए जाते थे? डिबेट्स कराए जाते थे, डिस्कशंस कराए जाते थे, जिसे सेमिनार कहते हैं। ठीक है। सब स्टूडेंट्स को बुला लिया गया, टॉपिक दे करके डिबेट्स कराई जा रही है, डिस्कशंस कराए जा रहे हैं। तो उससे क्या होता था? बच्चों में नॉलेज के, अब जैसे मान लो कोई एक टॉपिक दे दिया गया, उस टॉपिक पर एक लोग बोल रहे हैं, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा है, बाकी के जो सुन रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है? वो सारी चीज़ें वो सीखते जा रहे हैं। तो सेमिनार के थ्रू भी नॉलेज दी जाती थी। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचर। शिक्षक के प्रकार, किस तरीके से शिक्षक थे, कहाँ पर? एंशियंट टाइम में। ठीक है। सबसे पहले आते हैं आचार्य। अ टीचर टू टीच वेदा विदाउट चार्जिंग फी फ्रॉम द स्टूडेंट। एक ऐसा टीचर जो क्या करता था? वेद पढ़ाता था, ठीक है, लेकिन कोई फीस नहीं लेता था, उसको हम क्या कहते थे? आचार्य। जैसे आचार्य का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो सबसे बड़े आचार्य कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, लेकिन क्या उन्होंने उससे फीस ली? नहीं। तो आचार्य जब भी याद आएगा तो आचार्य क्या कहेंगे? चाणक्य। अगला आता है चरक। चरक क्या होते थे? वांडरिंग स्कॉलर्स टू विजिट द नेशन फॉर हायर नॉलेज, यूजुअली रिगार्डेड एज पॉसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज बाई सतपथ ब्राह्मण। चरक की अगर बात करें तो चरक क्या होते थे? ये वांडरिंग पीपल होते थे। वांडरिंग स्कॉलर्स का मतलब जो एक जगह से घूमते हुए दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह से घूमते हुए तीसरी जगह जाते थे, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये घूमते रहते थे, और जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता था वहीं पर ले लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी तरीके के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन थे? वेनसांग। वेनसांग इसी तरीके के चरक कहलाते हैं। ठीक है। अगले आते हैं उपाध्याय। टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड टॉट ओनली अ पोर्शन ऑफ वेदा और वेदांग। उपाध्याय कौन होते थे? तो उपाध्याय वो टीचर होता था जो क्या करता था? या तो वेद का कोई हिस्सा पढ़ाता था, या फिर वेदांगों का कोई हिस्सा पढ़ा देता था, या फिर वेदांग पढ़ा देता था, और इसके बदले में वो क्या करता था? थोड़ी सी फीस लेता था। ठीक है। जिससे क्या कर सके? वो अपनी भी आजीविका चला सके, और बच्चों का फायदा ये हो जाता था कि बच्चों को भी चीज़ें सीखने को मिल जाती थी, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड होते थे उसी चीज़ को लेकर के, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देते थे। तो उपाध्याय एक ऐसा व्यक्ति होता था जो अपनी आजीविका चलाने के लिए पढ़ाया करता था, लेकिन वो पूरी शिक्षा नहीं देता था। या तो वो वेद का कोई पार्ट समझाता था, या फिर वेदांगों का कोई हिस्सा समझा दिया करता था। ठीक है। अगला आता है गुरु। इट इज़ यूज टू लीड अ गृहस्थ लाइफ बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड मेंटेनिंग हिज फैमिली। जब भी आपको गुरु पूछा जाएगा तो गुरु के साथ में आप गुरुकुल याद करेंगे। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु के घर में। ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फैमिली के साथ रहते हुए एजुकेशन दे रहा है, यानी गृहस्थ जीवन भी जी रहा है और एजुकेशन दे भी रहा है, तो वो कौन कहलाता था? गुरु। ठीक है। और जो शिष्य होते थे उनको गुरु के घर में जाकर रहना होता था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? गुरुकुल, गुरु का निवास स्थान। ठीक है। अगला आ जाता है युजन साटिका। युजन साटिका क्या होता था? दे वर फेमस फॉर देयर प्रोफाइंड स्कॉलरशिप। स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस वुड विजिट दैम टू सीक एजुकेशन। कुछ शिक्षक ऐसे हुआ करते थे पहले, जो क्या करते थे? अपनी विशेष विद्या के लिए जाने जाते थे, देश विदेश में हर जगह। तो क्या होता था कि दूर दूर से लोग उनके पास, उनके आश्रम में रह करके वो विद्या सीखने आते थे। तो इस तरीके के जो शिक्षक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? युजन साटिका कहा जाता था। अगला आ जाता है शिक्षक। शिक्षक का अर्थ है इंस्ट्रक्शन इन आर्ट सच एज डांसिंग। जो व्यक्ति कलाओं को सिखाता था वो क्या कहलाता था? शिक्षक। ठीक है। और कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 64 कलाएं होती हैं। तो 64 कलाओं में कोई भी अगर एक
कला सिखा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? शिक्षक कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे? तो सबसे पहले आता है गुरुकुल। इट वॉज द हाउस ऑफ टीचर हु वॉज अ सेटल्ड हाउस होल्डर। गुरुकुल का अर्थ होता है शिक्षक का निवास स्थान। ठीक है, जहाँ पर शिक्षक अपने परिवार के साथ में रहता था और बच्चे भी वहाँ पर जा करके क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला आ जाता है परिषद। तो परिषद क्या होती थी? द स्टूडेंट यूजुअली सेटल फॉर हायर एजुकेशन। परिषद एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां बच्चे रहते थे, किस लिए? हायर एजुकेशन के पर्पज से। दे वर ओरिजिनली कंडक्टेड बाय 3 ब्राह्मण्स। ठीक है, परिषद जो होती थी उसमें 3 ब्राह्मण होते थे जो उसे क्या करते थे? चलाते थे। द नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती थी वैसे वैसे ब्राह्मण जो होते थे उनकी भी संख्या बढ़ती जाती थी। इवन अ परिषद कंसिस्ट ऑफ 20 ब्राह्मण्स, यानी कि कम से कम उसमें 3 और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता था? 20 भी ब्राह्मण हो जाते थे। हु वर वेल वर्स्ड एंड फिलोसफी, थियोलॉजी एंड लॉ संगम। ठीक है, जो क्या होते थे? फिलोसफी में, थियोलॉजी में और लॉ में क्या होते थे? पारंगत हुआ करते थे। ठीक है। वॉज ऑल्सो सच परिषद ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी सी इन तमिलनाडु। इस तरीके की परिषद कहाँ पर पाई गई है? तमिलनाडु में भी पाई गई है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है अग्रहारास। अग्रहारास क्या होते हैं? दे वर सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मण्स इन विलेज वेयर दे यूज टू टीच। होता क्या था कि पहले जो साधु होते थे या जो टीचर होते थे वो घूमते हुए एक गांव से दूसरे गांव इस तरीके से जाते थे। जब भी वो किसी गांव में आते थे, जो वहां का राजा होता था या लोकल राजा हो गया या कोई भी राजा जो होता था, वो उसे रहने के लिए जमीन देता था जिससे क्या हो सके कि जो उसके क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए क्या होता था, जो भूमि उन्हें दी जाती थी वो उसे अग्रहार कहा जाता था। और क्योंकि वो उसमें निवास करते थे तो उन्हें क्या कहा जाने लगता था? अग्रहारास कहा जाने लगता था। ठीक है। अगला आ जाता है मठ। मठ क्या होते थे? मठों में दो तरीके की शिक्षाएं दी जाती थी। कुछ मठ ऐसे होते थे जहां पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, जबकि कुछ मठ ऐसे थे जहां पर धर्म निरपेक्ष होकर के शिक्षा दी जाती थी, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता था। जैसे साइंस पढ़ाई जा रही है, कोई कलाएं पढ़ाई जा रही हैं, तो ये क्या हो जाते थे? ऐसे भी मठ होते थे जहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, और ऐसे भी मठ होते थे जहां पर सिर्फ धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, यानी कि किसी मठ में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? किसी धर्म विशेष को लेकर के शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मठ के भी दो प्रकार थे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी क्या होता है? अ सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स इन अ टाउन एंड सिटीज और इन एनी सेलेक्टेड एरियाज फॉर एजुकेशन पर्पस। ब्रह्मपुरी का मतलब है एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण्स रहते हैं। ठीक है, और वो किस लिए रहते हैं? ताकि वो शिक्षा दे सकें। तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुरी। अगला आ जाता है विहार। विहार क्या हो जाता है? अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेयर ऑल बुद्धिस्ट प्रीचिंग एंड फिलोसफीज वर टॉट। विहार क्या होते थे? ऐसी जगह जहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो निवास भी करते थे, रहते भी थे और पढ़ते भी थे। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी थी, जो बुद्ध का ज्ञान था वो दिया जाता था। साथ ही साथ जो अन्य चीज़ें थी जैसे कि त्रिपिटक हो गए, और साथ में वैदिक एजुकेशन का कुछ पार्ट भी उन्हें पढ़ाया जाता था। ठीक है। आज हमने बात की सबसे पहले बुद्धिस्ट एजुकेशन पर। उसके बाद हमने देखा कि एंशियंट समय में कितने तरीके के शिक्षक पाए जाते थे, किन किन तरीकों से ज्ञान दिया जाता था, और साथ ही हमने ये भी देखा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।